हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है यदि किसी वृत्त का परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। इस सवाल में हमें परिधि का मान प्राप्त हो चुका है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या अर्थात आर का मान। तो जब भी क्वेश्चन में परिधि दिया गया हो और ज्ञात करना हो त्रिज्या तो उसके लिए आसान फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। वह फार्मूला है परिधि बटा 2 पाई। तो अब हम क्या करेंगे, परिधि के बदले में 462 सेमी लिख देंगे और 2 पाई का मतलब 2 गुने पाई का मान होते हैं 22/7, जो नीचा बटा 7 होते हैं ऊपर जाकर ये गुना 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चनों को काट छाट के आपको सॉल्व कर लेना है। और आप सभी को तो मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रैखिक समीकरण युग में x + 3y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अविरोधी। अविरोधी इसका इसलिए होगा क्योंकि a1 का जो मान कुछ भी नहीं दिया गया तो हमने 1 माना, a2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 माना, b1 का मान 3 है तो 3 हम लिखे हैं और b2 का जो मान है वो -5 है तो -5 लिखे हैं। उसके बाद में c1 का मान की बात करें तो -4 दिया गया है, c2 का मान -1 दिया गया है तो माइनस कट हो जाएगा तो 4/1 बचेगा। तो a1 बराबर a2 बराबर c1/c2 ये आपका कोई भी बराबर नहीं हो रहा है, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग अविरोधी युग्म कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है एवं AD/DB बराबर 3/5 दिया गया है। यदि AE बराबर 4.8 सेमी हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को एक फार्मूला मालूम होगा थेल्स प्रमेय का कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इसका आसान फार्मूला AD/DB होता है और बराबर में होता है AE/AC। यही फार्मूला को हम लिख देंगे। अब हमें चाहिए AD का मान। तो AD का जो मान है वो क्वेश्चन में 3 दिया गया है, DB का मान 5 दिया गया है। उसके बाद में AE/AC, तो AE का जो मान है वो 4.8 है, EC का मान यहाँ पे हम लोग EC ही रहने देंगे। अब हमें दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करना है, देखिए EC में 3 से ना कर देंगे तो ये हमारा 3 EC हो जाएगा। 4.8 है 5 ना कर देंगे तो 4.8 गुने 5 हो जाएगा। यदि हम EC बराबर लिखें कि 4.8 गुने 5, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे थे 3 EC, तो 3 जो गुना में देख पा रहे थे वो बट्टा में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4.8 में जो दशमलव देख पा रहे हैं उसे दशमलव के यदि हम हटा दें तो नीचे वाली संख्या पे एक 0 बैठाना होगा। तो इसे अब हम कटाएंगे तो 5 6 30 से 6 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे तो अब 48 बच गया है, तो 6/48 यानी हम 8 मरतबे कटा सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें EC की जो मान की प्राप्ति हो गई है तो 8 सेमी हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 8 सेमी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के मान के बराबर होगा। आप सभी त्रिकोणमिति का एक फार्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, जो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में होता है cos स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है। यदि हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दें तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस में देख पा रहे हैं, बराबर की जाकर माइनस में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यदि cos स्क्वायर थीटा पर से cos पर से स्क्वायर हटा दे तो केवल ये cos थीटा होगा। 1 में sin स्क्वायर थीटा को हमने सेम टू सेम लिखा, इस पर से स्क्वायर हटा दिए है ना, तो 1 में sin स्क्वायर थीटा पे रूट आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि cos थीटा बराबर √1 में sin स्क्वायर थीटा होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए सबसे पहले कहता है कि एक मीनार से, मान लेते हैं कि यह हमारा एक मीनार है। अब इस मीनार से कितना मीटर दूर स्थित, तो 100 मीटर, यानी ये 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से
मीनार के शिखर का उन्नयन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है। इसका नाम हम ए रखते हैं, ये बी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये ए बी अर्थात मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब होता है और ये होता है बेस यानी आधार। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में पी बटा बी दिया जाता है तो पी और बी किस में होता है, तो टेन में होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री से दोस्तों, तो 60 डिग्री से। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या फार्मूला होता है जी, तो पी बटा बी होता है ना जी। देखिए टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, हमने √3 लिखा। पी का मान की बात करें तो पी का तो मान नहीं दिया गया है क्योंकि पी ही ना हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में हमें चाहिए बी का मान, और बी का मान क्वेश्चन में 100 दिया गया था तो 100 लिखेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। पी में यदि आप 1 से ना कर दे तो पी हो जाएगा, 100 में √3 से ना कर दे तो ये 100 √3 हो जाएगा। अतः हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन ए में भी 100 √3 मीटर दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5 विषम संख्या का माध्य हमें बताना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भाई साहब ये विषम संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें 5 विषम संख्या काउंट करना है तो 1 हो गया, 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब हमें इसका ज्ञात करना है माध्य, और माध्य ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला दोस्तों सिग्मा एक्स बटा एन होता है। तो सिग्मा एक्स का मतलब ही होता है कि सभी संख्याओं का जोड़, यानी इसे सबको हम जोड़ देंगे। एन का मतलब होता है नंबर अर्थात संख्या, ये टोटल कितने काउंटिंग में संख्या है इसे आपको नीचे में लिख देना होगा। तो टोटल संख्या 5 है तो हमने 5 लिखा। अब सभी संख्याओं को काउंट करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो गया, बीच में है 5 तो 20 5 25 जाएगा, बटा में 5 है तो हम बटा में 5 ही रहने देंगे। अब हमें 25 में 5 से भाग लगा देना है तो 5 या 25 यानी ये 5 मरतबे कट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर जिसका कोण केंद्रीय जो कोण है वो कितना डिग्री है दोस्तों, वो 0 डिग्री है, केंद्र ओ पर खड़ी है। तो दो स्पर्शिका इस प्रकार है कि कोण पी ओ की बराबर 120 डिग्री है। तो कोण ओ टी पी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ओ टी पी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 120 में हम यदि 60 डिग्री को ऐड करते तभी ना 180 डिग्री होता। तो 60 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि किसी गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। दोस्तों हमेशा के लिए एक बार जान जाइए कि जब भी गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया हो और हमसे पूछा जाए त्रिज्या अर्थात आर का मान, तो वैसी स्थिति में आर का एक फार्मूला निकल के आता है, वह होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बटा में होता है 4 पाई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट अंडर है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मान हमें क्वेश्चन में 144 पाई दिया गया था, तो हम 144 पाई लिख देंगे, और बटा में है 4 पाई, तो हम बटा में 4 पाई को 4 पाई ही रहने देंगे। अब देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 144 में यदि हम 4 से भाग लगा देते हैं तो ये 36 मरतबे कट जाता है। और आप तमाम छात्रों को बता दें कि 36 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है जी, तो ये 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 6। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है कि 3,5,4 3,3 और 1,3 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आती है अर्थात अधिकतम बराबरता का जो मान होता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 एक ऐसी संख्या जो इस संख्या में 4 बार आई है, और 4 बार या 4 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो दोस्तों मूल वास्तविक एवं असमान होने के लिए के का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए के से, ठीक है। तो के का मान के से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमारा क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, bs² - 4ac पे आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और यही वो सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। दिया गया कि 3.27 पर रेखनीय अर्थात बार दे दिया गया है। पूछा गया है कि ये कौन सी संख्या है। देखिए ये जो संख्या है ना, ये कुछ हद के बाद में ये अनंत तक नहीं जाती है, ये कुछ संख्या के बाद में ये संख्या समाप्त हो जाती है। कोई ऐसी संख्या जो दशमलव में दी गई हो और कुछ हद के बाद समाप्त हो जाती हो, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में दे दिया जाता कि 3.27 और इसमें डॉट डॉट लगा दिया जाता तो हम इसे परिमेय संख्या कहने के बजाय इसे हम अपरिमेय संख्या करार देते। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद का मतलब क्या होगा कि a+5d, ठीक है। कितना है दोस्तों, तो 13 है। फिर कहता है 12वां पद का मतलब होता है a+12 में से कम करेंगे तो 11d बचेगा। ये कितना है, तो 25 है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्लस माइनस को इसे कटा देंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 5 में से 11 हमारा घटेगा तो ये -6 5 11 -6d हो जाएगा। 13 में से हमें घटाना है 25 तो ये -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 6 दूनी 12 अर्थात d का मान हमारा 2 आ गया है। तो d का मान हमारा 2 आ गया है तो हम लिखेंगे a+5 गुने d के बदले में हम 2 लिखेंगे बराबर 13। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 13 में से जो +10 जो होगा ना बराबर को जाकर के -10 हो जाएगा। तो 13 में से यदि आप 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 10 घटेगा तो 3 बचेगा, है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 होगा। देखिए यहाँ पे करता है कि के किस मान के लिए, तो हम यदि 5 के बदले में यदि हम 10 रख देंगे तो अभी ना ये 15 होगा, क्योंकि 10 5 15 और यहाँ पे 2 1 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आप ऐसे बिना बनाए भी ऐसे भी आप क्वेश्चनों का सलूशन कर सकते हैं, क्योंकि x का मान कुछ भी नहीं है तो हमने 1 माना, y के बदले में 2 है तो हम 2 लिखे हैं, तो 2 और 1 मिलकर यहाँ पे 3 आया है। उसी प्रकार से x के बदले में 5 संख्या है, बीच में कोई ब्लैंक संख्या है क्योंकि k का मान बैठाना है, यहाँ पे 15 में है। तो आप इतना ही दिमाग लगाइए कि 5 में हम यहाँ पे कौन सी संख्या ऐड करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 10 से ऐड करेंगे, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 10। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन 14 यहाँ पे कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आप पढ़ में भी पढ़ चुके होंगे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श जब करती है ना तो वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल कहता है यदि किसी बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा, बीटा है तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप सभी छात्र मित्रों जान लीजिए, मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो अल्फा × बीटा का एक आसान फार्मूला होता है c/a। तो अब हमें c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो -6 दिया गया है, तो आप यहाँ पे -6 लिखेंगे। a का मान की बात करें तो x² गुणांक कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए a का मान हम लोग 1 मानेंगे। -6 में यदि आप 1 से भाग लगा भी देंगे तो -6 का -6 ही होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा -6। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा जी, तो आइए जान लेते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया जाएगा, जैसे 4:1 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया जाएगा। और आपको तो मालूम होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जब स्क्वायर हटता है तो संख्या पे क्या होता है, रूट चढ़ता है ना, तो रूट इसमें चढ़ा दीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2:1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 3:5 दिया गया है, ठीक है, तो आप दोनों में स्क्वायर कर देंगे, है ना जी। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 9:25 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा भी सवाल 100% एक सवाल पूछा जा सकता है। कहता है कि इसमें भुज का मान क्या होगा और कोटि का मान क्या होगा। बिंदु दिया गया है 3, -4, तो पहले वाला को हम लोग x कहते हैं मूल बिंदु में, दूसरे वाला को हम लोग y कहते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, भुज को हम लोग x अक्ष यानी x निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, और कोटि को हम लोग y निर्देशांक कहते हैं। तो याद रहे, जब भी आपसे कोटि पूछा जाए तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, यदि आपसे भुज पूछा जाए तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है -4, ये आपका दूसरा वाला मान दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब कोटि का मान -4 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों, आज जान ही जाइए कि कौशिक 45 डिग्री की मान की बात करें या सेक 45 डिग्री की मान की बात करें, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब √2 ही होता है। इसलिए क्वेश्चन 19 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, √2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले आपने जाना कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या को हम रूट में लगा देते हैं तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं और q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर हो, उसे ही परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि आप ऑप्शन चलेंगे तो 64/81 का √अंडर दिया गया है, ये दोनों का वर्गमूल होता है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसे देखिए, आप यहाँ पे कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो पहला के ऑप्शन आपका मिल गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।